लेनार्ड ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर के जो रूल्स दिए थे, आइंस्टाइन ने उनको एक्सप्लेन भी किया। आइंस्टाइन थ्योरी अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे लॉज में तुमको ये मिला कि जो फोटो करंट है वो इंटेंसिटी के बढ़ने से बढ़ जाती है और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से बहुत स्लाइटली बढ़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आइंस्टाइन ने अपनी जो है थ्योरी में आपको ये बताने की कोशिश की कि जो तुमने वहाँ पे देखा है, जो तुमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखा, ऐसा क्यों हो रहा है, उस चीज़ को समझाने की कोशिश की। थ्योरी इनकी आई थी 1905 में और फंडा इन्होंने यूज़ किया था, जो फंडा था वो क्वांटम थ्योरी था। फंडा जो था क्वांटम थ्योरी का फंडा था, क्वांटम थ्योरी। तो आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को देने के लिए जिस फंडे को इस्तेमाल किया उसका नाम था क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी कहाँ से आई थी? बाय मैक्स प्लांक। और ये थ्योरी आई थी 1900 में। तो 5 साल बाद इन्होंने इस थ्योरी का इस्तेमाल किया और फिर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जुड़े हुए जो एक्सपेरिमेंटल बातें आपने देखी तो उनको इन्होंने समझाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है। पहला इनकी थ्योरी का पॉइंट क्या है, ज़रा समझें। आप जब रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, इंसिडेंट रेडिएशन, तो इंसिडेंट रेडिएशंस का मतलब हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। आइंस्टाइन ने कहा कि भाई आप अगर रेडिएशन डालने जा रहे हैं इसका मतलब हो गया कि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स डालने जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि वन फोटॉन कैन इमिट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर आप ध्यान दें जरा सा, ऑलवेज नहीं लिखा। एक फोटॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही एंगेज होगा और अगर एनर्जी इतनी है कि उसको बाहर कर सके तो बाहर कर देगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखो दो ही बातें हो सकती हैं कि फोटॉन गया, फोटॉन टकराया, सामने इरादा है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर करना है, तो ये तो तब हो पाएगा जब फोटॉन के अंदर ताकत होगी। तो अगर इसके अंदर उतनी एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सके तो एमिट करके बाहर कर देगा। अगर ये एनर्जी नहीं है तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक फोटॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन के साथ एंगेज करता है, एक फोटॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन के साथ एंगेज होता है। इसीलिए जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इसीलिए जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ जाती है। समझो क्यों भाई, ये तुम्हारा जो है कैथोड है, ये कैथोड है, वही कैथोड मेरे पास भी है, वही कैथोड आपके पास में भी है। आपने जो रेडिएशन डाला है वो आई इंटेंसिटी का डाला है। तो अब जो इंटेंसिटी आई का रेडिएशन है, मान लेते हैं उसमें कितने फोटॉन है, 40 फोटॉन्स है। तो आप देखिए आपके ये 40 फोटॉन कितने लोगों के, कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ एंगेज होंगे? 40 इलेक्ट्रॉनों के साथ एंगेज होंगे। अगर सब कुछ तुम्हारे फेवर में रहा तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? 40। सामने कौन है? एनोड है। एनोड देखेगा 40 इलेक्ट्रॉन आपके हैं, वो तुरंत उनको अपनी तरफ बुला लेगा और करंट बन जाएगी। तो आई बराबर क्या होता है? NQ/T। आई बराबर क्या होता है? NQ/T। एन माने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, कितने हैं? 40। तो 40 इंटू 1.6 और आप निकाल लोगे आगे ना। और फिर हमने कहा कि मेरे पास इंटेंसिटी 2I है, तो I इंटेंसिटी में 40 फोटॉन थे, तो 2I इंटेंसिटी में कितने हो गए? 80। तो हमारे ये फोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ एंगेज हैं? 80 इलेक्ट्रॉनों के साथ एंगेज हैं। देखिए कैसे चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं आइंस्टाइन। आपने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ गई,
तो वो इस बात को कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटेंसिटी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि करंट बढ़ गई। तो वो ये कहते हैं कि एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ लड़ेगा, एक फोटोन एक से ज्यादा के साथ नहीं लड़ेगा, क्योंकि एक फोटोन अगर एक से ज्यादा के साथ लड़ेगा तो नुकसान है, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी दो जगह पे खर्च होगी और दो जगह पर खर्च होगी, दोनों के अपने अपने वर्क फंक्शन। तो हो सकता है कि इस एक फोटोन की एनर्जी इतनी थी कि वो एक इलेक्ट्रॉन को तो निकाल दे, लेकिन अगर ये एक फोटोन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के साथ एंगेज हो गया तो अपनी एनर्जी वहीं पर खत्म कर देगा, फाइनली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के नहीं आएंगे। तो उन्होंने अपने माइंडसेट में क्या, अपनी थ्योरी में अपना माइंडसेट किया कि वहां पर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ लड़ेगा। दो बातें हैं, या तो कामयाब होगा या फिर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। अब जरा देखिए, कैपेसिटी बढ़ गई लड़ने की, इंटेंसिटी बढ़ी तो आपके फोटॉन्स का नंबर बढ़ गया, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो हलचल है, जो डिस्टर्बेंस है, वो बढ़ गया। तो अब यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, और जब इलेक्ट्रॉन आने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई तो I बराबर NQ/T, n बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, करंट बढ़ गया। तो आइंस्टीन की थ्योरी का पहला पॉइंट ये निकल के आया, जो कि मैंने अभी पूरा लिखा नहीं है, कि इंसिडेंट रेडिएशंस का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। वन फोटोन कैन इमिट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। और यहां पर आप देखें सेकंड नंबर पॉइंट आ रहा है, क्या आ रहा है, जरा ध्यान देना। वन फोटोन ऑफ एनर्जी, वन फोटोन ऑफ एनर्जी h न्यू। अब एक फोटोन की जो एनर्जी h न्यू है वो कैसे इन्वेस्ट होगी, कैसे खर्च होगी, तो वन फोटोन ऑफ एनर्जी h न्यू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आगे आइंस्टीन ने कहा कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ लड़ेगा, और उसके लड़ने का तरीका क्या होगा, उसके लड़ने का तरीका यह होगा कि एक फोटोन की एनर्जी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। वन फोटोन ऑफ एनर्जी h न्यू, जो लोग h न्यू नहीं लिखना चाहते होंगे वो लोग hc/λ को भी सपोर्ट कर सकते हैं, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, और hc/λ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक पार्ट तो वर्क फंक्शन के अगेंस्ट में खर्च हो जाएगा, वन पार्ट अगेंस्ट द वर्क फंक्शन। ये एक ऐसी मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसको हमारे फोटोन को करना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर करना है तो, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट है, अब जो बचेगा, तो रिमेनिंग पार्ट गिव्स काइनेटिक एनर्जी टू इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अगर कुछ बच गया तो भाई वो जो पार्ट है वो इलेक्ट्रॉनों को काइनेटिक एनर्जी देगा। पहला पॉइंट आइंस्टीन की थ्योरी का आपके सामने लिखा है, जिसके पीछे की जो और बहस थी वो हमने की है, लेकिन सब कुछ आप कहां लिख पाएंगे। वो उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है जिसमें एक्सपेरिमेंट में आपको ये देखने को मिला कि इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ गई है। तो उनके दिमाग में इसके पीछे क्या लॉजिक आ रहा है, वो ये कह रहा है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ एंगेज होगा, तो जैसे आपने इंटेंसिटी बढ़ाया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गया, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गया तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करेगा, लड़ने जाएगा। तो वहां पर जो है कंपैरेटिवली पहले के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने की पॉसिबिलिटी हो गई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो I बराबर NQ/T, n बढ़ गया तो करंट बढ़ गया। लोगों ने उनकी इस बात को जो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे उसके अपोजिशन में वो कुछ नहीं कह सकते। आप अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ गलत है तो आप भी बताइए, चलो मुझे लगता है कि गलत है। मेरा अपना ये मानना है कि इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ रही है, लेकिन मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ एंगेज है। चलो देखो क्या होगा। एक फोटोन आया, अब सामने 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के अपने अपने वर्क फंक्शन है, तो इसके पास एनर्जी तो लिमिटेड ही है ना यार। इस एक की एनर्जी चारों लोगों ने खर्च कर डाली, ये डेड हो गया, यानी ये इसी में क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। एक फोटोन और आया, उसने 10 इलेक्ट्रॉनों से पंगा ले लिया,
तो 10 इलेक्ट्रॉनों से पंगा ले लिया तो इसकी एनर्जी को 10 ने क्या कर लिया, बांट लिया। तो क्या ये काम कर पाएगा ना? तो ऐसा अगर हम सोचते हैं तो अगर एक फोटोन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के साथ इंगेज होगा तो फोटोन के हार जाने के चांसेस ज्यादा हैं भाई, तब फोटोन के हार जाने के चांसेस ज्यादा हैं, यही तो मतलब निकला। तो अगर फोटोन के हार जाने के चांसेस ज्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉनों के निकलने के चांसेस क्या है, कम है। तो जब इलेक्ट्रॉनों के निकलने के चांसेस कम है तो फिर इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट क्यों बढ़ गई है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी अपनी विजन से क्या एक्सप्लेनेशन मिला? नहीं। हमने कौन सा विजन लिया था? एक फोटोन कई सारे इलेक्ट्रॉनों के साथ इंगेज है। आप अपने आप को देख लो ना कि अगर आप अकेले को एक से लड़ाया जाए पूरी एफिशिएंसी के साथ लड़ोगे, आप अकेले हो 4 लोगों से लड़ाया जाए तो 100% क्या करोगे, आप हार जाओगे, कुछ भी कर लो। बोलो यार। सेकेंड नंबर पॉइंट पर हम आ गए, इसी स्टार पॉइंट की कॉपी करेंगे, ध्यान दो। एच न्यू बराबर, ये एच न्यू 2 पार्ट में खर्च हुआ है। एच न्यू क्या है? फोटोन एनर्जी। एच न्यू इज ए फोटोन एनर्जी और ये 2 हिस्सों में खर्च हुई है। एक तो है आपका वर्क फंक्शन फाई नॉट और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन किसके पास होगा? इलेक्ट्रॉन के पास, और काइनेटिक एनर्जी भी किसके पास होगी? इलेक्ट्रॉन के पास। एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट, काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया के। ये आ गई फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको हम कई सारे लुक्स में भी बदल देंगे। तो आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में एक इक्वेशन डेवलप किया जिसको कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से जाना गया। अभी इसके कई सारे लुक होंगे। अब देखिए, हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसकी ऊपर वाली सरफेस, ये आपकी ऊपर वाली सरफेस है। अब देखिए, मैं तीसरे पॉइंट पर इसी को लिखूंगा लेकिन थोड़ा सा विजन चेंज करता हूं। हमने यहां लिखा एच न्यू, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बराबर वर्क फंक्शन, और यहां लिख दिया के मैक्स। यहां लिख दिया के मैक्स। इसके पीछे हमारा विजन क्या है? इसके पीछे हमारा विजन है कि इफ इलेक्ट्रॉन इमिशन टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन इमिशन टेक प्लेस फ्रॉम सरफेस ऑफ मटेरियल, फ्रॉम सरफेस ऑफ मटेरियल। आपको अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो डिस्कशन करते हैं। देखिए, एच न्यू फोटोन मेरा था, इस पर गिराया गया और ये बहुत लकी था, इसने ऊपर की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक फोटोन आपके पास था एच न्यू एनर्जी का और वो यहां गया, एच न्यू एनर्जी का फोटोन यहां पर गया और यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। तो अगर हम लोग सरफेस के इनसाइड से किसी इलेक्ट्रॉन के निकलने के बारे में सोचते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो सरफेस से निकल गया है, तो काइनेटिक के मामले में रिच कौन होगा? सरफेस वाला ना, क्योंकि जो इनसाइड वाला इलेक्ट्रॉन है इसको यहां से यहां तक जाने में डिस्टेंस भी कवर करनी होगी, तो एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। और यहां से यहां तक जाने में रास्ते में क्या पड़ेंगे? रेजिस्टेंसेस, तो एनर्जी का लॉस होगा। तो देखो, इस मामले में ये एकदम जो है लकी रहा कि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी जो है खर्च हुई और ये वहां से ओपन हुआ, टूट गया और अपना काइनेटिक लेके निकल गया। इसको क्या नहीं मिला? इसको रेजिस्टेंस नहीं मिला। तो आइंस्टीन ने ये कहा कि अगर हम ये सोचें कि इलेक्ट्रॉन इमिशन मटेरियल की सरफेस से हो जाएगा तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उनका काइनेटिक, जो इलेक्ट्रॉन अंदर से आएंगे उनके कंपेयर में क्या होता है? मैक्स होता है। क्लियर ये बात? और अब हम प्रैक्टिकली अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लें कि जब हम फोटोन की बम्बार्डिंग कराएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की कमी कहाँ नहीं है? पूरे मटेरियल में ही नहीं है, सरफेस पर भी नहीं है। तो 99.999% इलेक्ट्रॉन इमिशन के चांसेस कहाँ से होंगे? सरफेस से ही होंगे। इसलिए 100% अब अपनी प्रॉब्लम में जो
इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब इसको ब्रेक करते हैं भैया, एच न्यू, चलो एक बार एच न्यू को लिखते हैं ऐसे ही, फाई नॉट और के मैक्स हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मैक्स, ठीक। आगे ध्यान देना, जब आप कॉपी करेंगे तो ये डायग्राम नहीं बनाएंगे आप। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, न्यू नॉट यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा नॉट यहां पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो लास्ट वाली क्लास में जहां तक मुझे याद आ रहा है आपने ये काम किया था कि वर्क फंक्शन फाई नॉट बराबर क्या होगा, एच न्यू नॉट, याद है, अरे बोलो यार, एच सी बाई लेमडा नॉट, ये आप जानते हो। तो यहां पर फाई नॉट की जगह पर लिख दिया जाए एच न्यू, और यहां पर एच न्यू नॉट और हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। अब इन दोनों को वन साइड कर लो तो एच कॉमन हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। नाउ चेक द सिचुएशन, एक्सप्लेनेशन हो चुका है। उधर आपके लॉज में ये बताया गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं आता, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं आता। देखो चेक करो यहाँ पर, न्यू तुम्हारे उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी है जो गिराया गया है। अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम है तो ये वाला जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है कैसा आएगा, नेगेटिव। तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब वो है ही नहीं। और काइनेटिक एनर्जी अगर है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन जैसी कोई चीज नहीं हुई है। अगर आप लिखो न्यू बराबर न्यू नॉट, वहां पे रूल में ये भी आया था कि अगर इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, लेकिन काइनेटिक कितनी होगी, जीरो। रखो यहाँ पे न्यू बराबर न्यू नॉट, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो काइनेटिक वाला वी मैक्स क्या हो गया, जीरो। ये भी देखो ओके हो गया। अगर म्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा है, अगर म्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा है तो उस केस में ये वाला टर्म, ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है कैसा आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब हो गया कि काइनेटिक कैसा है, ग्रेट वैल्यू के साथ है, ठीक है ना। अगर हम लैम्डा को सपोर्ट कर दें यहीं पर, ध्यान देना इस पूरी बात को, एच न्यू की जगह पे क्या लिख सकते हो, सी बाई लेमडा, और न्यू नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हो, सी बाई लेमडा नॉट। तो सी बाहर आ जाएगा, या चलिए इसको इंगेज करते हैं इसी के साथ, और यहां पर आ गया एच सी बाई लेमडा नॉट, और ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। क्लियर है ना ये वाली बात भी। अरे ये इक्वेशन भी क्लियर है कि नहीं, एच न्यू की जगह पर एच सी बाई लेमडा, एच न्यू नॉट की जगह पर एच सी बाई लेमडा नॉट। तो अब आप इस इक्वेशन को अलग अलग लुक्स में देखते रहिए, और आगे मूव करते हैं। इस रिजल्ट को फिर से काउंट करते हैं, 4 नंबर पर आ गए। एच न्यू बराबर है फाई नॉट और प्लस का है के मैक्स, के मैक्स। ये के मैक्स इलेक्ट्रॉनों के पास है, ध्यान देना, जो डायग्राम बनाएंगे उसको बाद में रफ कर देंगे। ये तुम्हारा कैथोड है, एक्सपेरिमेंट पे वापस पहुंचो। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और काइनेटिक एनर्जी, ये सोचते हुए कि अपर सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास में क्या है, के मैक्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकला, कहां जाना चाहता है, एनोड के पास जाना चाहता है, एनोड के पास जाना चाहता है। एनोड पर पोटेंशियल है स्टॉपिंग वाला वी नॉट, तो ये वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल सामने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है, रोक दे रहा है, बोलो। तो यानी यहां से रिजल्ट यही तो निकला कि वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो निकल के बाहर बात आ रही है ना कि भाई हम ये सोचेंगे हमेशा के लिए, स्पेशली कोई अगर आपको जो है सिचुएशन ना दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन इमिशन अपर सरफेस से ही हो रहा है, तो अपने इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक है वो मैक्सिमम वाला है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, कैथोड से निकला, रेडिएशन डाला, के मैक्स के साथ निकला। एनोड पर तुमने डाल रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन है
कि ये आने वाले इलेक्ट्रॉनों को वहीं रोक देता है। इसका मतलब है वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू के मैक्स ऑफ इमिटर इलेक्ट्रॉन। तो ये लाइन यहाँ पे लिख दिया जाए, वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू के मैक्स ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना। अब वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे होगा? तो भाई V बराबर क्या होता है? W बाई Q। तो W बराबर क्या हो गया? Q इंटू V। Q माने क्या? चार्ज। अरे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको रोक रहा है? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E। और V माने पोटेंशियल कितना हो गया? V नॉट। तो यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो V नॉट है, और ये क्या आ गया? K मैक्स। तो लीजिए K मैक्स बराबर आ गया EV नॉट। ठीक है, अगर हम K मैक्स की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दें तो आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक अलग लुक में आ जाएगा। बहुत सारे लुक हैं आपके इस इक्वेशंस के। कौन कौन से लुक आपके सामने आ चुके हैं, एक एक करके आप उनको देख रहे हैं। मूव करिए भैया, 4 नंबर पॉइंट तक आ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है ये के मैक्स बराबर EV नॉट। अब हम कोशिश करते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले रूल में ये तो बता दिया गया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से बढ़ जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन अब जानते हैं कैसे बढ़ता है। लीनियर तरीके से बढ़ता है या नॉन लीनियर तरीके से बढ़ता है। तो 4th नंबर पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं, चल रहे हैं 5 नंबर पर। एच न्यू बराबर है फाई नॉट प्लस का के मैक्स। तो एच न्यू बराबर है फाई नॉट इज एच न्यू नॉट, और ये रहा EV नॉट। यहां से आया EV नॉट इज इक्वल टू, या चलिए एक लाइन और इसी तरह से लिख देते हैं, एच म्यू नॉट बराबर एच न्यू। EV नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट। V नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई साथ में न्यू माइनस का एच बाई ई साथ में न्यू नॉट। यहां तक आपको पहुंचा दिया। स्टॉप राइटिंग ध्यान दें। अब आगे इधर हमने ग्राफ पेपर सजा रखा है। यहां पर लिया है फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू, और यहां लिया हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल को। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ए V नॉट। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये बताया गया एक्सपेरिमेंटल करने वालों ने, एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट लेने वाले लोग थे, कि भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। देखते हैं आइंस्टाइन के इक्वेशंस में क्या आता है। ध्यान दें सब लोग, एक्स एक्सिस पर क्या लिया गया है? फ्रीक्वेंसी, और वाई एक्सिस पर क्या लिया गया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यानी इस स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह पे वाई लिखा जा सकता है, और एक्स एक्सिस पर क्या लिया गया है? फ्रीक्वेंसी। तो भाई फ्रीक्वेंसी की जगह पे एक्स लिखा जा सकता है, और माइनस, देखो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट ही है भाई। प्लांक का कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये किसी भी सामने वाले मटेरियल के करस्पॉन्डिंग क्या रहती है? कांस्टेंट ही रहती है। तो यहां पर आ गया ये कांस्टेंट ही है यार। तो एच बाई ई न्यू नॉट एज ए कांस्टेंट है। तो अब अगर हम देखें तो हमको ये पता है कि y बराबर कांस्टेंट x और माइनस कांस्टेंट। जब ये सिचुएशन होती है तो ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है ग्राफ। स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेट लाइन कौन सी स्ट्रेट लाइन वो भी देखना पड़ेगा। अगर किसी इक्वेशन की शक्ल ऐसी है y बराबर कांस्टेंट x माइनस कांस्टेंट, तो ग्राफ ऐसा होता है। नाउ चेक द सिचुएशन, बिल्कुल वैसा ही नज़ारा तो है। y बराबर h बाई ई कांस्टेंट, साथ में x माइनस का कांस्टेंट, बोलो। तो ग्राफ की लाइन जो है वो ऐसी होनी चाहिए। तो ग्राफ की लाइन को ज़रा बना दिया जाए।
ग्राफ की लाइन ये बना दी, ये हमने ग्राफ की लाइन बना दी इससे मैच करते हुए। अब जब ग्राफ की लाइन आपकी बनी तो आप देख सकते हो कि x के साथ वाला जो ये कांस्टेंट उसको क्या कहते थे, स्लोप, याद है? तो यहां पर स्लोप की जगह पे क्या आ गया, h/e। तो यानी इस ग्राफ की जो स्लोप है वो है h/e। और इस ग्राफ से ये भी पता चलता है कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को क्या करते हो, बढ़ाते चले जाते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू लगातार क्या हो रही, बढ़ रही है, और वो होगा तो निगेटिव, तो हमें पता ही है ना। तो मैंने इस वाले हिस्से को क्या कर दिया, डॉटेड, क्योंकि अपना जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है यहां पे हमने केवल क्या ली, उसकी वैल्यू, और वो किस में बढ़ेगा, निगेटिव में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये रिजल्ट आ चुका है, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली बढ़ता है या नॉन लीनियरली, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आई तो क्या कहेंगे, लीनियरली बढ़ता है। बनाइए, नोट करिए। तो इस तरीके से आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में हर उस बात को थ्योरेटिकल समझाने की कोशिश की जो कि एक्सपेरिमेंट में उनको मिली थी। उन्होंने उन सारी बातों को थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली आपके सामने रखा। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? कॉम्पटन इफेक्ट, इन्होंने क्या काम किया, एक फोटोन जो है हाई एनर्जी वाला, फोटोन विद हाई एनर्जी, फोटोन विद हाई एनर्जी क्या क्या फीचर्स होंगे, h न्यू एनर्जी होगी, hc/λ उसकी एनर्जी होगी, और ये सामने टारगेट है जिसके ऊपर इसको गिरना था। नो डाउट मेटल की या कोई भी ऐसी चीज ली होगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबरदस्त। ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या देखा कॉम्पटन ने कि टकराने के बाद कुछ फोटोन बाहर आए, तो जो टकराने के बाद फोटोन आए उनको रखा गया स्कैटर्ड फोटोन। जो टकराने के बाद फोटॉन्स मिले, दीज आर द स्कैटर्ड फोटोन। और अलोंग विद इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे नहीं, एक इलेक्ट्रॉन भी निकल के बाहर आ गया। तो जो फोटोन आपने डाला है उसकी रिक्वायलिंग करते हुए एक्सरे फोटोन इन्होंने यूज किया था। वो जो हमने आपको लास्ट क्लास में एक्सरे के फीचर्स बताए थे कि एक्सरे और गामा रे सामने वाले को डैमेज कर देते हैं। तो उसने जैसे ही एक्सरे फोटोन को टारगेट पर डाला, मेटल का टारगेट है, तो फोटोन जो है स्कैटर्ड फोटॉन्स मिले और बहुत कम, यानी कि 1 या 2 नंबर, आप मान लो हमने यहाँ पर 1 नंबर लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन भी रिकॉइल होकर बाहर आ गया। जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होकर के बाहर आ गया वो ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा था, थीटा। और जो स्कैटर्ड फोटोन है वो कितने एंगल पर था, मान लिया फाई। तो कॉम्पटन इफेक्ट यही था, व्हेन वी इंसिडेंट एक्सरे फोटोन ओवर द मेटल की सरफेस, देन वी हैव स्कैटर्ड फोटॉन्स अलोंग विद रिक्वाइल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अभी हम लोग लिख लेंगे इसको, चीज को पहले आगे बढ़ाते हैं। अब आप ध्यान देना, कंजर्वेशन एनर्जी का जरा लगा दिया जाए, ध्यान दीजिएगा। कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन लिस्ट बना लेते हैं, और कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन। जो ये स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी है h न्यू डैश, उसकी एनर्जी है hc/λ डैश। एक चीज और बताएं आपको यहां पर कि स्कैटर्ड फोटोनों की जो एनर्जी थी वो इंसिडेंट वाले फोटोन से अलग थी। इससे ये पता चलता है कि जिस फोटोन को तुमने भेजा है वो अब ये नहीं आया है, ये कुछ नया फोटोन आया। नया फोटोन कैसे आया होगा, इस फोटोन की एनर्जी लेकर के कुछ एटम क्या कर गए होंगे,
ट्रांजिशन फेज में चले गए होंगे और उन्होंने आपको नए फोटोन दिए हैं, ठीक है ना। और अलोंग विद यहाँ इलेक्ट्रॉन बिफोर द कोलिजन जरा बात करते हैं। बताइए टकराने वाले कौन कौन है, यहां पे टकराने वाले कौन कौन है। एक तो ये फोटोन है और ये कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। सरफेस मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स। तो टकराने वाले दो लोग हैं, एक तो फोटॉन्स हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कोलिजन से पहले फोटोनों की एनर्जी कितनी है, एच न्यू। कोलिजन से पहले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कितनी है, एम नॉट सी स्क्वायर। रेस्ट मास, इलेक्ट्रॉन लोग रेस्ट मास में है ना इस समय। इलेक्ट्रॉन अगर मेटल के अंदर है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट में है। और रेस्ट वाले मास को हमने किससे लिखा था, एम नॉट से लिखा था। याद रखना कि आप इस समय क्वांटम मैकेनिक्स का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वहां पे एनर्जी को किससे निकाला जाता है, एच न्यू, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, वहां से निकलता है ये। तो भाई फोटोन की एनर्जी है एच न्यू, और जो आपके मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अब इस समय यहाँ पे हम लोग इनको बोलेंगे रेस्ट में है, रिक्वायल करके तो निकले नहीं अभी। तो यार टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक। अब कोलिजन के बाद जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू डैश। जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर आराम कर रहा था रिक्वायल होके बाहर आ गया यानी कि अब वो किस में आ गया, डायनेमिक में। तो अब अपने इलेक्ट्रॉनों के पास में जो मास होगा वो कौन सा होगा, डायनेमिक वाला, काइनेटिक वाला। तो अब एनर्जी हो जाएगी एम इंटू सी स्क्वायर। तो यहां पे आप लिखोगे एच न्यू डैश और प्लस का एम इंटू सी स्क्वायर। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी अगर हम फॉलो कर लें, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी अगर फॉलो करें, एनर्जी का कंजर्वेशन, तो हम ये देखेंगे कि एच न्यू प्लस का एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस का एम इंटू सी स्क्वायर, जहां पर ये एम नॉट रेस्ट मास है तुम्हारे इलेक्ट्रॉनों का, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो आपका ये एम है दैट इज डायनेमिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायनेमिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा इन्होंने मोमेंटम का कंजर्वेशन भी फॉलो किया। तो मोमेंटम का कंजर्वेशन अगर हम फॉलो करना चाहें तो भाई कैसे फॉलो करें, जरा ध्यान देना। आपके इस फोटोन के पास में मोमेंटम कितना होगा, फोटोन के पास मोमेंटम, भाई फोटोन के पास मोमेंटम है h बाई लैम्डा डैश, और इस फोटोन के पास मोमेंटम कितना होगा, h बाई लैम्डा। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर रखे हुए हैं रेस्ट फॉर्म में, इनका मोमेंटम कितना होगा, 0। और फिर ये जब बाहर निकल के आ गया तो इसके पास भी कुछ मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम का भी कंजर्वेशन जब फॉलो किया जाता है, हम इक्वेशंस बना के नहीं दिखा रहे, तो इन्होंने कॉम्पटन ने ये भी कैलकुलेट करके दे दिया कि जो फोटोन निकल के बाहर आएगा उसका वेवलेंथ और जिस फोटोन को हमने डाला है उसका वेवलेंथ, दोनों के वेवलेंथ में डिफरेंस कितना है, उस डिफरेंस को बोला जाता है कॉम्पटन शिफ्ट। क्या कहा जाता है, कॉम्पटन शिफ्ट। एनर्जी का कंजर्वेशन हमने कर दिया, मोमेंटम का भी कंजर्वेशन होल्ड होता है। अगर आप में से कुछ लोग मोमेंटम कंजर्वेशन में जाना चाहेंगे, मोमेंटम बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहले हमें मोमेंटम लेना पड़ेगा अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अलोंग द एक्स एक्सिस वाला इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस, और फिर बाद में वाई एक्सिस पे जाना पड़ेगा। तो वो सब हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपको बता रहे हैं कि मोमेंटम का कंजर्वेशन भी होल्ड होता है। और जब उन्होंने स्कैटर्ड फोटोन का लैम्डा डैश और इंसिडेंट फोटोन का लैम्डा, जब इसका डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस निकल के कुछ आया। तो डिफरेंस निकल के कुछ आया, इससे क्या पता चलता है कि स्कैटर्ड फोटोन अलग है, जो कि इंसिडेंट फोटोन जो आपने डाला था वो क्या था, अलग है। ठीक है ना। तो आप हेडिंग डालिए कॉम्पटन इफेक्ट, हेडिंग है आपकी कॉम्पटन इफेक्ट। when high energetic
X-ray photon, when high energetic X-ray photon incident over the metallic surface, when a high energetic X-ray photon incident over the metallic surface, then after collision scattered photon with different frequency wavelength, after collision scattered photon with different frequency wavelength comes out along with recoil electron, comes out along with recoil electron, full stop. This phenomena is called Compton effect. This phenomena is called Compton effect, and energy conservation, momentum conservation, energy conservation, momentum conservation valid in this phenomena. This phenomena is called Compton effect, and energy conservation, momentum conservation valid in this phenomena. नेक्स्ट लाइन पर डिफरेंस ऑफ अगर आपने कुछ पीछे छोड़ दिया है तो बता दीजिएगा, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं. When high energetic X-ray photon incident over the metallic surface, then after collision with difference frequency and wavelength, then after collision आगे क्या लिखा था? Then after collision scattered photon. Then after collision scattered photon with different frequency and wavelength comes out along with recoil electron. Full stop. This phenomena is called Compton effect. And energy conservation, momentum conservation valid in this phenomena. हो गया. नेक्स्ट लाइन पे डिफरेंस ऑफ wavelength between incident and scattered photon is called Compton shift. Compton shift को डेल्टा लैम्डा से लिखते हैं. ठीक, सपोर्टिंग डायग्राम बना लो.